नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और उसको आज हम रिवाइज़ करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं जो हैज़र्ड है इसका मीनिंग क्या है और डिज़ास्टर में दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई भी इवेंट, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे फिर साइक्लोन हो, सुनामी हो, वो जब तक नुकसान नहीं करती हैं ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी को या फिर इन्वायरमेंट को सिग्निफिकेंटली, इसको हम बोलेंगे हैज़र्ड। लेकिन जैसे ये इवेंट्स हैं, ये इनमें पोटेंशियल तो है इम्पैक्ट करने की लोगों को या इन्वायरमेंट को या फिर प्रॉपर्टी को, लेकिन जब तक ये नहीं कर रही हैं उनको हैज़र्ड में गिना जाएगा। और जैसे ही इम्पैक्ट करेंगी लोगों को, प्रॉपर्टी को और इन्वायरमेंट को, उसको हम बोलेंगे डिज़ास्टर। यानी कि डिज़ास्टर यहाँ पे हैज़र्ड प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस या फिर कैपेसिटी। जैसे ही हैज़र्ड के साथ यहाँ पे लॉस जुड़ जाता है ह्यूमन का या फिर प्रॉपर्टी का या फिर इन्वायरमेंट का, तो इसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर। डिज़ास्टर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। और डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो हम एक प्रिसाइजली देख लेते हैं। सबसे पहले 1989 में यूएन कॉन्फ्रेंस होती है डिज़ास्टर की। उसके बाद 1994 में योकोहामा कॉन्फ्रेंस होती है। इसको फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। और उसके बाद जो है, इसके बाद मेन जो 2005 में आता है जो फ्रेमवर्क, ह्योगो फ्रेमवर्क, जो इसका मेन पर्पस था रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए, रेजिलियंस जो है वो बिल्ड करना। 2005 से लेकर 2015 तक ये बनाया गया था फ्रेमवर्क। और 2015 से जब ये एक्सपायर होता है तो 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क होता है जापान में, और इसको रखा जाता है 2030 तक। यानी जो 2050 से 2030 तक होगा वो होगा सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क के जो 4 मेन गोल्स हैं और 7 जो हैं टारगेट्स हैं। इसको थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोला जाता है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो एक वॉलंटरी जो एग्रीमेंट है और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, किसी पे भी ये बाइंडिंग नहीं है लीगली। तो ये थे इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं जो इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या जो पॉलिसीज़ या फिर प्लान्स लिए गए बनाए गए हैं। 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन आता है, 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक, और उसके बाद जो रिलीफ पे फोकस किया जाता था इससे पहले, तो इन इवेंट्स के बाद क्या होता है, रिस्क रिडक्शन पे इनका फोकस शिफ्ट हो जाता है। 2004 में उसके बाद सुनामी आती है, और 2004 में ये मेन एक इवेंट होता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जैसे ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन सब के चलते, और जो योकोहामा जो 1994, इन सब का जो इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद 2005 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया जाता है। उसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 2009 में जो पॉलिसी है वो आती है, और 2006 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक प्लान आता है जिसको फिर अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क इन 2019। तो उसके बाद जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल सेट किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म 5 ईयर्स के लिए, मीडियम टर्म 10 ईयर्स के लिए और लॉन्ग टर्म 15 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2005 का जो एक्ट आता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है होम अफेयर्स। अथॉरिटीज़ कौन कौन सी, 3 अथॉरिटीज़ हैं नेशनल लेवल पे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो नेशनल लेवल है, नेशनल लेवल पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसमें एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल। उसके अंडर यहाँ पे देखने को मिलता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और दूसरा NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसका काम होता है जो कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करना, कैपेसिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देना, रिसर्च और पॉलिसी एडवोकेसी। और इसका जो नेशनल लेवल पे जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका जो चेयरपर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर। और इसी को जो प्लान्स बनाए जाएंगे, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, इसके द्वारा जो भी प्लान बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके अंडर उसका चेयरमैन जो है वो होगा CM, चीफ मिनिस्टर। और इन सब प्लान को स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे जो चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के होंगे DM या फिर DC। उसके बाद आता है पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ पे, ये सारा ये है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ही इम्प्लीमेंट करती है।
यहाँ पे दो फंड्स की बात की गई, अडेप्टेशन फ़ंड और मिटिगेशन फ़ंड। और फंड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड होगा वो होगा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएगा 90%, और जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको 75%। लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो हमने अभी पढ़ा 2005 का जो एक्ट है उसके अंडर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें हमने देखा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 10 मेंबर जो बॉडी है, चेयरमैन कौन है, पीएम, और उसको होस्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी स्टेट लेवल पे यहाँ पे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन है सीएम, और उसके साथ जो है 8 मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन है डीएम या फिर डीसी, को चेयर बाई चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। 2005 का जो एक्ट है इसके अंडर सेक्शन 2D डिज़ास्टर को कैसे डिफाइन करती है वो, ए कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव अक्ररेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम द नेचुरल और मैन मेड काजेज और बाई एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस which result in substantial loss of life, human suffering, damage to property और environment। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं डेफिनेशन। and is of such nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। उस एरिया में जो affected communities होंगी वो उनको हैंडल नहीं कर पा रही होंगी, उनकी जो है कैपेसिटी के बियॉन्ड है। क्या क्या कंपोनेंट्स हमने देखे, ब्रॉड का स्कोप है जहाँ पे नेचुरल और मैन मेड दोनों यहाँ पे कवर्ड हैं, जैसे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक को भी यहाँ पे डिज़ास्टर माना गया है। इम्पैक्ट किस किस को होगा, लाइफ, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट और ह्यूमन सफरिंग। थ्रेशोल्ड क्या है, ये जो लोकल जो लेवल पे हैं, जो लेवल पे लोग होंगे उनकी जो कैपेसिटी है बेयर करने की, उसको टैकल करने की, वो उससे ज़्यादा डिज़ास्टर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए उसको डिज़ास्टर माना जाएगा। लीगल बैकिंग किससे मिली है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इससे यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, विच इज़ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर गवर्नेंस इन इंडिया। उसको बायोलॉजिकल डिज़ास्टर डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर इज़ अ डिज़ास्टर काज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से हमें बीमारी लग सकती है, डेथ भी हो सकती है, और डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है डिफाइन करती है इसको, ए बायोलॉजिकल डिज़ास्टर रेफर्स टू एन इंसिडेंट काज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स। जो भी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या फिर टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन डिजीज़ हो सकती हैं, ह्यूमन जो है लाइफ भी जा सकती है, एनिमल्स या फिर इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है, ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर जो है इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। उसकी वजह से एपिडेमिक्स भी हो सकती है, पैंडेमिक्स भी, या फिर बायो वारफेयर सिचुएशन भी बन सकती है। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डिज़ास्टर जैसे हमने देखा, एपिडेमिक्स, उसके बाद पैंडेमिक्स और जोनोटिक्स, बायो टेररिज्म, एग्रीकल्चर। एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस हम देखते हैं। जैसे एपिडेमिक माना जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिजीज़ आउटब्रेक दैट इफेक्ट्स मैनी पीपल इन स्पेसिफिक कम्युनिटी, रीजन और पॉपुलेशन। बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, किसी कम्युनिटी को, रीजन को या फिर पॉपुलेशन को, यानी ये उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं होता जो लोकल लेवल पे रहता है या फिर रीजनल रहता है। एग्जांपल दी गई है, जैसे डेंगू फीवर एक सिंगल सिटी में या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो स्प्रेड हुआ है। लेकिन पैंडेमिक इसको तब बोला जाएगा जब कोई भी एंडेमिक स्प्रेड हो रही है अक्रॉस कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स पे पूरे पे अगर स्प्रेड हो रही हैं तो, और जो है लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे कोविड एग्जांपल थी ये एक पैंडेमिक की। उसके बाद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया जाता है 2016 में इंडिया में, और उसको 2019 है उसमें उसको अमेंड किया जाता है, रिवाइज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क। ये जो प्लान है वो एक फर्स्ट एवर नेशनल प्लान माना जाता है, प्रिपेयर किया गया था कंट्री के द्वारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, इंडिया हैज़ अलाइंड इट्स नेशनल प्लान विद सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 15 to 2030। जो ये सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ही उसको फ्रेम किया गया है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है। विज़न क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सिंपल सा है। और 2019 में जो इसको रिवाइज़ किया गया है, अपडेट किया गया है,
33 गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की गई हैं वेरियस डिज़ास्टर्स के लिए। और अगर हम इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो साइकिल देखें, डिज़ास्टर का साइकिल देखें, वो है जैसे ही क्राइसिस आता है उसको रिस्पॉन्स, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए मिनिमाइज जो है इम्पैक्ट उसका, इसमें आता है रिस्पॉन्स फर्स्ट है। जब वो डिज़ास्टर हो जाता है पोस्ट डिज़ास्टर में आता है रिकवरी, रिस्टोर करना एक्टिविटीज़ को और सर्विसेज को। प्री डिज़ास्टर, डिज़ास्टर से पहले क्या होता है प्रिवेंशन और के मिनिमाइज़ करना जो इम्पैक्ट होता है फ्यूचर डिज़ास्टर्स का, जो भी फ्यूचर में डिज़ास्टर आएगा उसका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना। उसके बाद आता है प्रिपेयर्डनेस, के तैयार रहना, जो क्राइसिस है उनको मैनेज करने के लिए तैयार रहना। तो सबसे पहले था रिस्पॉन्स, रिकवरी, प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2019 में विद UNDRR सपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की सपोर्ट से 2019 में PM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हेडक्वार्टर यहाँ पे दिल्ली में है। 2005 में इसको हेड किसने किया, कौन है इसका जो होस्ट कौन करता है इसको, फ्रांस। और रिसेंट मेंबर जो ऐड हुआ है अफ्रीकन यूनियन। एज ऑफ 2023 इसके 39 मेंबर्स थे, जिनमें 31 कंट्रीज़ हैं और 8 जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हैं यहाँ पे फंड्स को पूरा करने के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये कम्प्लीमेंट्री है टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू प्रमोट ग्लोबल सोल्यूशन टू प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। इसके बाद डिज़ास्टर्स में हम अर्थक्वेक के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। अर्थक्वेक को यहाँ पे मेज़र करने के लिए इसको अगर उसका मैग्नीट्यूड मेज़र करना हो तो उसके लिए हमारे पास स्केल है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेज़र करता है। इसका मतलब है जो एनर्जी रिलीज़ की गई है सोर्स पे, जहाँ पे वो अर्थक्वेक हो रहा है, यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज़ की गई है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और उसको करता है रिक्टर स्केल। यहाँ पे मर्केली स्केल दूसरा स्केल है, ये इंटेंसिटी को मेज़र करता है। इंटेंसिटी मीन्स जो इफ़ेक्ट हुआ है उसका एनर्जी का, जो भी अर्थक्वेक आया उसका, और कितना उसने डैमेज किया उसको मेज़र करने के लिए मर्केली स्केल। अर्थक्वेक का जो फोकस है इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, जहाँ पे वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के जो सरफेस के नीचे, और एपिसेंटर जो है पॉइंट अबव द फोकस। ये हाइपोसेंटर होगा फोकस और ये है एपिसेंटर। इसके बाद सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक जोन्स जो इंडिया की 4 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, 2nd, 3rd, 4th और 5th। जोन 5 जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क है, और जो जोन 2 है वहाँ पे मिनिमम रिस्क है। जोन 5 में कौन कौन आता है, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। जो इंस्टीट्यूशंस और जो मैकेनिज़म्स हैं जो अर्थक्वेक को फोरकास्ट करने के लिए, IMD नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस। जोन्स हमने देखी ये जहाँ पे 5, जोन 5 में कौन कौन सा एरिया आता है, गुजरात का कुछ एरिया, जम्मू कश्मीर का कुछ पोर्शन, उत्तराखंड, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद साइक्लोन के कुछ बेसिक्स हैं। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है, जो विंड्स होती हैं वो स्पायरलिंग हो रही थी, इनवर्ड जो है मूवमेंट कर रही होती हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं, वार्म ओशंस पे बनते हैं बिटवीन 5 to 30 लैटिट्यूड्स। रोटेशन जो है इसकी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है काउंटर क्लॉकवाइज, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है क्लॉकवाइज। जो आई होती है साइक्लोन की वो काम रहती है, सराउंडेड बाई आई वाल जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है विंड्स वहाँ पे होती हैं। यहाँ पे अगर हम साइक्लोन की बात करें तो ईस्ट या वेस्ट मूव करते हैं वो, और जो टेम्परेट साइक्लोन है यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वेस्ट टू ईस्ट। साइक्लोन को अलग अलग जो सीज़ हैं, ओशंस हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में विलीज साइक्लोन, इंडियन ओशन, चाइना सी में बोलते हैं टाइफून्स, USA यानी अटलांटिक ओशन में इसको बोलते हैं हरिकेन्स। कंडीशंस क्या है, फॉर्मेशन की सी सरफेस टेम्परेचर जो 26 से कम होना चाहिए, कोरिलिस फोर्स होनी चाहिए जो इक्वेटर पे एब्सेंट है, और इसी वजह से साइक्लोन जो है इक्वेटर पे नहीं होते हैं। लो वर्टिकल विंड शेयर, हाई ह्यूमिडिटी इन मिड ट्रोपोस्फेयर, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए सी सरफेस पे। रीजन्स एंड सीज, बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया में, वहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है इंडियन ओशन में जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, सी है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन होते हैं। और अरबियन जो सी है उसमें कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट इंटेंसिटी इंक्रीजिंग, और लेकिन आज जो है इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है।
पीक सीजन्स कौन कौन से होते हैं? प्री मानसून अप्रैल जून, मोस्ट जो पोस्ट मानसून अक्टूबर और दिसंबर। साइक्लोन की कैटेगरीज क्लासीफाई कौन करता है? IMD। नेम कौन डिसाइड करता है? जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP पैनल जो है वो डिसाइड करता है। इंडिया ने 2004 में स्टार्ट किया था नेमिंग का साइक्लोन को लेके। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर्स, वो उसमें से जो उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश की कोस्ट है वो मोस्ट जो है साइक्लोन प्रोन कोस्ट है। IMD और INCOS जो है वार्न करते हैं स्टॉर्म सर्जेस को। कुछ फैक्ट्स हैं। विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ मोर प्रोन टू साइक्लोन्स? वो है ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल। वाई डोंट साइक्लोन्स फॉर्म एग्जैक्टली एट इक्वेटर? क्योंकि वहाँ पे कुलिस फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ साइक्लोन? हमने देखा आई वाल, जो आई है वो काम रहती है, लेकिन जो आई वाल है वो यहाँ पे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मान जाती है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है साइक्लोन को? वार्म ओशन वाटर, जो यहाँ पे कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है साइक्लोन को। विच इंडियन एजेंसी गिव्स साइक्लोन वार्निंग? तो IMD यहाँ पे वार्निंग देता है। उसके बाद सुनामी का हम छोटा सा देख लेते हैं। जैसे सुनामी आ रही है, जो ये लैंड है और ये ओशियन, जब ये ओशियन में होगी सुनामी अर्थक्वेक से भी आ सकती है, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। जब ये समुद्र में है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट स्लोप या फिर जो कॉन्टिनेंट है उससे दूर है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे पास आएगी तो वेवलेंथ कम होगी और इसकी जो हाइट है वो जो वेव हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये शोर पे पहुँचती है तो यहाँ पे जो हाइट है, वेव हाइट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेवलेंथ जो है बहुत छोटी हो जाती है। 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, वार्निंग कौन देता है? DART। उसके बाद डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये जो हैं ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज TWS, कोस्टल रेगुलेशंस, मैनग्रोव प्लांटेशन, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड में एक छोटा सा क्वेश्चन जो